नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मामला यहाँ आ पहुंचा है कि अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव खुल कर के आमने सामने आ गए हैं। आजमगढ़ में थे अखिलेश यादव एक दिन पहले, और वहां उन्होंने राम धन बताते हुए जो चोरी हुई है चढ़ावे में, उस पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। एज सच भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर से कोई सीधा लेना देना नहीं है, वहां की व्यवस्थाओं से भी सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि श्रेय तो सारा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, संघ को ही मिलता है, विश्व हिंदू परिषद को ही मिलता है। उनको तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके पिताश्री के समय तो कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, सरयू भी लहूलुहान हो गई थी, अयोध्या की गलियां भी लहूलुहान हो गई थी। और उन पर तो ये आरोप है कि उनके शासन में अयोध्या को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। गंदगी से भरी हुई गलियां, सड़कें, सार्वजनिक स्थल, पर्यटन स्थल, आस्था के स्थल, और हम आप पूरा देश और अब तो दुनिया भी जानती है कि इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में रामलला को किस तरीके से टाट पट्टी में, धूप हो तो, सर्दी हो तो, वर्षा हो तो, उसमें रहने के लिए अभिशप्त कर दिया गया था। और इन सब का वश चलता तो अयोध्या वैसे ही सड़ती रहती जैसे इनके कार्यकाल में सड़ रही थी। आज जो रूप स्वरूप, जो कायाकल्प हमें देखने को मिलता है अयोध्या का, ये कदापि ना होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते। और वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश का, अयोध्या की ही क्या बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश का ही एक तरीके से कायाकल्प दिखाई दे रहा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा, लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं था कि सरकार ना बना पाए और तीसरी बार निरंतरता में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए। लेकिन उसके बाद से आप देखें तो कोटि कोटि सनातनी एकजुट हुआ है। नतीजा ये है कि 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए। केवल 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और तमिलनाडु, इनमें गैर भाजपा की सरकारें और मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी 7 राज्यों में भारतीय जनता, और ये जो बंगाल की जीत हुई है, इसने तो अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष के नेताओं के पेट का पानी ढीला कर दिया है। इनको लग रहा है कि अगर बंगाल जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, लगातार तीसरी बार उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे जैसे विश्लेषक भी, जब बात आती है 5 राज्यों के चुनाव की 2027 फरवरी में, तो हमारा कहना होता है कि हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में क्या होने जा रहा है। हमारी दिलचस्पी तो अब पंजाब रह गई है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको सुनेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब क्या दिया है, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। तो पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने कहा क्या है आजमगढ़ में, इससे उनकी घबराहट पता लगती है।
में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गया। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होंगे आप। ये पसीने इतने क्यों आ रहे हैं अखिलेश यादव को, भट्ट साहब? 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था। इस घटना को इस साल 40 साल पूरे हो गए हैं और इन 40 सालों में अयोध्या में कार सेवा हुई और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई। 1992 में मस्जिद ध्वस्त हो गई। सितंबर 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आया। नवंबर 9 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हो गया। नवंबर 25 में मंदिर का में ध्वजारोहण भी हो गया। तो 40 सालों में इतना कुछ हो गया, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक आज तक जो है अयोध्या में उनको जाने का समय नहीं मिला है। तो अब कम से कम 40 सालों में अब राजनीति में बीजेपी ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि आज वो अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे की बहुत चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को नेशन की नहीं डोनेशन की चिंता है। अरे भाई, अगर मंदिर के कर्मचारियों ने कोई गड़बड़ी की है तो उस पे कार्रवाई हो रही है, एसआईटी बनी है, उस पे एफआईआर हुई है, उस पे 8 लोग अरेस्ट हो गए हैं, वो जेल जा चुके हैं। आज पुलिस ने उन 8 लोगों के घरों पे जबरदस्त छापेमारी की है। बड़े पैमाने पर वहां से कैश पैसा बरामद हुआ है, आभूषण बरामद हुए हैं, संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, काफी कुछ आज काम हुआ है। तो अब अखिलेश यादव को मंदिर की चिंता हो रही है, ये बहुत हर्ष का विषय है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में कहा है कि यदि अखिलेश यादव को इतनी चिंता अयोध्या की है तो उनको मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन की मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है उनको खुल के समर्थन करना चाहिए। भट्ट साहब उस पर भी आएंगे, पहले जरा अखिलेश यादव की खबर ले लें। क्या बोलते हैं? जी हाँ, जी, पहले अखिलेश तो कुल मिलाकर यादव के अब जो है राजनीति इस चिंता में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई तो आगे कभी वोट ही नहीं पड़ेंगे, आगे कभी इलेक्शन ही नहीं होगा? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2026 का चुनाव में बीजेपी के सामने तो पहला तो चुनौती ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झूठा नैरेटिव बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीत ली, बीजेपी को उसका हिसाब बराबर करना है। आपको याद होगा मई जून 2024 में कांग्रेस ने सपा ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और ये इन्होंने कहा, इनको लाभ भी मिला। बीजेपी की सीटें घट गई 33 पर और समाजवादी को पार्टी को मिली 37, कांग्रेस को मिली 6। तो अब तो और इससे इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है भारत की और अब ये खाली यूपी में नहीं देश में भी राज करेगी। तो इसका भी हिसाब बराबर करना है और जिस तरीके का दुष्प्रचार अयोध्या के मुद्दे पे हो रहा है, ये तो अब ये तो कोई विवाद इसके ऊपर नहीं है कि वहां पे अपराध हुआ, वहां पे मंदिर में चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ, इस पे कोई विवाद नहीं है। एसआईटी बनी, एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई, लोग अरेस्ट हुए और 2 ट्रस्टी का इस्तीफा हो गया, चंपत राय का और अनिल मिश्रा का। तो और कार्रवाई जारी है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम। अब और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक 60 दिन के अंदर जो है ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, तो इस बीच जो है ये जो मौसमी हिंदू हैं अखिलेश यादव, इसका राजनीतिक लाभ उठा लेना चाहते हैं और ये फिर से 2024 के तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक फेक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही कड़ी भाषा में इनका लगातार रोज उत्तर दे रहे हैं और उन्होंने हाथरस में मुख्यमंत्री जी ने आज भी इसको दोहराया है अपनी बात को। मुख्यमंत्री जी ने कि अगर आपकी इतनी पार्टी निष्ठा के है अध्यक्ष मंदिरों से और रामजन्मभूमि श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, मदरसा के बारे में वो बोलिए। कह रहे थे कि मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि सिर्फ। तो वीरेन जी, एक और दर्शकों को मैं जरा चित्र दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। ये जरा देखिए, परमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, उनकी शरण में दोनों पति पत्नी अभी जून के पूर्वार्ध में वृंदावन गए थे। संतों के मठों पर, आश्रमों में, उनके स्थानों पर इससे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इनको जाते हुए। और एक और सज्जन हैं, वो भी, ये देखिए किस हनुमान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान गढ़ी की जय। ये क्या है? ये सब, ये चिंता बंगाल के नतीजे के बाद इनकी पेशानी पर और इनके दिमागों में अंकित हो गई है कि जब बंगाल में ममता बनर्जी का ये हाल हो सकता है और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में तो इतने काम हुए हैं, इतना जनजीवन सुधरा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, निवेश आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देखें तो इतना काम शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया जितना योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इनको लग रहा है कि एक और मौका आ गया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जैसा, हिंदुओं को किसी तरीके से फिर से विभाजित करो।
कि अंग्रेजों ने या कॉलोनियल पावर्स ने जिस भी दुनिया के जिस भी भूभाग में शासन किया है, जिसको अपना गुलाम बनाया है, उनकी एक राज करने की जो उनकी स्टेट क्राफ्ट की एक स्ट्रेटजी रही है कि जो उस देश में जो जनसंख्या माइनॉरिटी में है उसको प्रमोट करो और उसके बल पर जो है मेजॉरिटी को दबा के रखो। ये अंग्रेजों ने पूरे विश्व में यही काम किया है, फ्रांस ने भी यही किया है, अंग्रेजों ने भारत में भी यही किया है। अंग्रेजों ने इसलिए 1857 की क्रांति के बाद 20 साल तक तो उन्होंने मुसलमानों को दबा के रखा, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी पूरी होते-होते उन्होंने मुसलमानों को जम के बढ़ावा देना शुरू किया और खिलाफत मूवमेंट में आपने देखा और उसके और इसी स्ट्रेटजी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद इसी मॉडल को अपना लिया और कांग्रेस के बाद जो है समाजवाद के नाम पर या कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी उन सब ने इसी मॉडल को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना काल से इस पॉलिटिकल मॉडल को कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा चुनौती दी है। अब आज अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव भले अपने को समाजवादी कहते हो, लेकिन जनसंख्या में किस वर्ग का उनको वोट लेना है, उस लिहाज से जो उनका पॉलिटिकल मॉडल है, जो उनकी पॉलिटिकल रणनीति है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल वही है जो कांग्रेस का है या कम्युनिस्ट पार्टियों का है या बहुजन समाज पार्टी का है। मेजॉरिटी को कभी एक प्लेटफॉर्म पे ना आने दो और इनके सारे षड्यंत्रों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बहुमत मिला, 2019 में मिला, 2024 में बहुमत से कम रहेगी लेकिन सरकार बनी। अब ये 12 सालों में अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में कम से कम 25 से 30% के बीच में एक ऐसा मतदाता वर्ग उभर चुका है जो अपनी सनातन संस्कृति, सनातन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी और सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस के आधार पर वोट देता है। यानी लोग जाति के खोल से बाहर निकल रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि जाति के खोल से बाहर निकल के ये देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ सकता है। और अगर धारा आगे चलती रही तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और बंगाल के चुनाव ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही प्रखरता से प्रमाणित किया है कि 30% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत मिला। 294 में 208 सीटें मिली। तो अब और ये लोग कोई कह नहीं रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद से ढाका से लेकर के इस्लामाबाद के बीच में भूकंप आया है। और ये बात इनको याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब ढाका और इस्लामाबाद के बीच में पड़ता है। तो वॉशिंगटन भी, व्हाइट हाउस भी हिल गया है, वहां भी भूकंप आया है। तो जो अब हवा चली है पंजाब से, और पंजाब ने ये भी दिखाया है कि बीजेपी की जीत वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों पे कोई हमले शुरू हो गए हो या मुसलमानों पे अत्याचार शुरू हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का 10वां साल है, कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ हो, कोई अन्याय हुआ हो, ऐसी एक घटना प्रकाश में नहीं आई है। हाँ, बस अब जो मुसलमानों को जो अधिकार मिला हुआ था नेहरू के समय से कि वो डकैती भी डालेंगे और विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, दंगा भी करेंगे, उसके बाद दंगा पीड़ित होने का नाटक करेंगे और कहेंगे कि हमको राहत दी जाए। तो अब बीजेपी सरकार में ये दंगा करने की और दबंगई करने की, गुंडई करने की, डकैती डालने की सुविधा और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने की सुविधा ये अब समाप्त हो गई है। बस केवल ये शिकायत है। तो इसलिए अब अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, सनातन धर्म के प्रतीकों के खिलाफ जो घृणा की राजनीति हमने की है अपने स्थापना काल से 1992 से, और उसके पहले जो सोशलिस्ट थे, जनता पार्टी थी, जनता दल था, वो अब नहीं चलने वाली है। और इस चुनाव में अगर और मैं नहीं जानता कि मैं अभी तो अखिलेश को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि अगले चुनाव में क्या परिणाम आता है, ये मालूम पड़ेगा अगले वर्ष 27 फरवरी में या मार्च में। मैं मान लेता हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। अगर ये सत्ता में नहीं आए तो अखिलेश यादव का जो यादव वोट बैंक है ये भी खिसकना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि यादव चाहे जो भी हो, मुसलमान तो नहीं है ना, वो भी तो सनातनी है, और वो भी उतना ही राष्ट्रवादी है, वो भी उतना ही राष्ट्र से प्रेम करता है जो किसी अन्य जाति समुदाय का व्यक्ति करता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम किसी जाति का एक अधिकार या बपौती नहीं है। हर जाति का व्यक्ति राष्ट्रवादी है और उतना ही राष्ट्र से प्रेम करता है जितना हम या आप करते हैं। और अखिलेश यादव को ये भी मालूम है कि यादव समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में सेना में हैं, पुलिस में हैं, सीआरपी में हैं, बीएसएफ में हैं और अन्य पैरामिलिट्री संस्थाओं में हैं। तो उन लोगों को समाजवादी पार्टी की बातें समझ में नहीं आती है। और अगर ये दोबारा तीसरी बार सत्ता में नहीं आए तो आप देखिएगा कि अखिलेश यादव लाल टोपी की बजाय अब ये जो है माथे पे चंदन का टीका लगाएंगे। और ये वीर सावरकर ने जो आज से 100 साल पहले कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब भारत के नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वो स्थिति अब आ रही है। और रुकिए एक दो चुनाव, इनके 2 बयान मैं सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल। अखिलेश यादव का या समाजवादी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का या कांग्रेस का या जितना भी इंडी कुनबा है, उसका मंदिर के निर्माण में, प्रतिष्ठान में क्या योगदान है? और अगर योगदान नहीं है तो हु आर यू? आप इस तरह के सवाल उठाने वाले होते कौन हैं? आपको ठेका किसने दे दिया है इस तरह के सवाल उठाने का? इसका मतलब आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। इनके 2 छोटे छोटे बयान। किया गया पैसा है जो रामधन है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। कौन सी जनता हिसाब मांग रही है ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दूसरा बयान नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या ये डोनेशन का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कोष में जा रहा था, वीरेंद्र भट्ट जी? नहीं, ये तो बकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है। ट्रस्ट में जो है अयोध्या के संत हैं और महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और स्वामी गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। तो ट्रस्ट से सरकार से क्या मतलब है भाई? तो इन्होंने नेशन नेशन फर्स्ट का नाम जोड़ करके कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है, इन्होंने वितंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है ना, लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया है, झूठ बोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, अब 6 महीने बचे हैं चुनाव में। आप सोचिए, ये 17 में चुनाव हारे हैं विधानसभा का, ये 22 का चुनाव हारे हैं, उसके पहले ये 14 का लोकसभा चुनाव हारे हैं, उसके पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हारे हैं, 4 चुनाव हारे हैं। 2024 में झूठे नैरेटिव के बल पर इनको सीटें इनकी बढ़ गई, लेकिन फिर भी ये सरकार के बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने से नहीं रोक पाए। और जो सीटें उसकी 240 है, लेकिन जो सरकार की परफॉर्मेंस है वो तो 440 वाली है। तो इसलिए अब इनके सामने अस्तित्व का संकट है। अगर 2027 में ये कुछ नहीं कर पाए तो ये अपनी पार्टी को बिखरने से रोक नहीं पाएंगे। ये चुनौती है इनके सामने, और ये तो इनको मुद्दा मिल गया। अगर अयोध्या में अगर ये घटना नहीं हुई होती तो इनके पास कोई बोलने का कोई इनके पास इश्यू नहीं था, ना है, अभी भी नहीं है। और वैसे भी आप देखिएगा, ये मामला जो है ये जुलाई के महीने से आगे इसको ये इसके ऊपर इनके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जो कुछ बोलना है अभी 1 महीना और बोल रहे हैं, बाय द एंड ऑफ जुलाई, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचेगा। और इतना बड़ा आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है, उनको तनखैया घोषित कर दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल उस घटना से ध्यान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए। के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है।
भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया। क्या आभूषण चोरी हुए हैं? तो इन्होंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये सारे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो दावा किया जा रहा था कि वो काकभूषणी की मूर्ति चोरी हो गई है, वो तो मंदिर में है। और जो सिंधी समाज ने कहा था कि हमने चांदी की ईंटें दी थी, वो सब हैं। केवल केवल जो गड़बड़ हुई है, वो केवल जो चढ़ावा आता था नगद, उसकी गिनती के समय जो गड़बड़ हो गई, बस वही हुई, और कुछ नहीं हुआ है। ये सब जो है, और जब तक इसके मामले में चार्जशीट फाइनल नहीं हो जाएगी, जब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो है अटकलबाजियों का बाजार गर्म रहेगा। और ये चूंकि चुनाव का समय है, तो ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा का चेला, ये तो ईसाई बन चुका है। ये भी ऐसे ही बोलते रहेगा। ये कल तक बोलता था कि मेरी नानी ने कहा है कि वो मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाया गया, वहां कभी मत जाना। और ये पहुंच गया जब इसको लगा कि पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। इनका मुख्यमंत्री पर है पंजाब में, उसके बारे में अकाल तख्त ने कल ही कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, इसको तनखैया घोषित करो। ये गुरुद्रोही है। और इसने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है। और ये कौन नहीं जानता है कि भगवंत सिंह मान जो है 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। तो ये लोग अब झूठ के सहारे 2027 के चुनाव में अपनी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत आभार। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें। हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप उससे भी जुड़िए। उसमें आपको दोनों चैनलों के लिंक मिलेंगे, वीडियो के, जो व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप्स के, और इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, ट्विटर के जो मैसेजेस हैं, प्रोग्राम हैं, वो भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।